मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आभारी भी हूं कि बहुत ही प्रतिष्ठित, सम्मानित और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हुए सभी हमारे प्रोफेसर्स और इस किताब से जुड़े हुए सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले आप सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसलिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट और कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बहुत सारी सूचना, जानकारी या पिक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने कई वर्षों के प्रयास के बाद ये जो कॉफी टेबल बुक, फोटोग्राफी की एक बुक, और वो भी सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की, आपने यहां पर ला करके हम लोगों को न केवल जानकारी दी है, बल्कि एक लंबे इतिहास से आपने हम लोगों को जोड़ने का काम किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। एक लंबा इतिहास 1920 से लेकर के अभी तक का, और 100 साल की तस्वीरें। हालांकि जब किताब मेरे सामने आई, मैंने पूछा आप लोगों से कि इसमें मेरी तस्वीर तो नहीं है। हालांकि पब्लिशर अभी जो थे उन्होंने कहा कि बाद में जोड़ देंगे हम, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो 100 साल की किताब, इतना बड़ा कलेक्शन, इतनी मेहनत के बाद जो आपने तैयार की है, उसका विमोचन करने वाली तस्वीर में हम ही दिखाई देंगे। जहां 100 साल का आपकी किताब, उसके बीच में हम हैं। और इस यूनिवर्सिटी से जो पढ़कर के निकले हैं एलुमनाई जो है, वो देश नहीं दुनिया में है। और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में ऊंचाइयों तक न पहुंचे हों। भारत में, भारत की तमाम संस्थाओं में, भारत के अपने देश के समाज में, सब जगह प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हैं। और दुनिया में बहुत सारे जगह पर न केवल अपनी काबिलियत, मेहनत से, बल्कि जो भारत की भाईचारा की संस्कृति रही, मिली जुली संस्कृति रही, मेल मिलाप का जो हम लोगों ने सीखा है समाज में, उस हिंदुस्तानियत का प्रचार दुनिया में हो रहा है और दुनिया में एमयू के लोग कर रहे हैं। प्रचार के साथ साथ जो भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, वो लोगों से सम्मान बढ़ रहा है, उनकी काबिलियत से बढ़ रहा है। उसमें बड़ा योगदान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों का है। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU, वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, बड़े लोग निकले यहां से, और इसने समाज में बहुत प्रतिष्ठा कायम की है। मुझे खुशी है कि आज इतने प्रोफेसर से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, और सब हमारे जैसे, अपने जैसे हैं, एक ही सोच के हैं, जो हिंदुस्तानियत को और मजबूत करना चाहते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि सब हम मिलकर के रह रहे हैं। और इधर जो खतरा पैदा हुआ है हिंदुस्तानियत को, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आपने मैसूर राजा का, उनका याद दिलाया, वाडियार साहब, उनका भी इतिहास हम ही लोगों से जुड़ता है, गुजरात से भी जुड़ता है। वो प्रोग्रेसिव थे, पॉजिटिव सोच के राजा थे, और यहां तक माना गया कि उस दौर में उसको गोल्डन पीरियड कहा गया, जब पिछड़ों को, दलितों को, उनको हक और सम्मान दिया गया। हमें उम्मीद है कि ये पीडीए के सहारे और पीडीए के लोगों के लिए भविष्य में हम लोग उनको हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें साल लगे या सदी, हम लोग संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं।
एमयू सबसे पहले गाजीपुर में बना था, उसकी संस्था सबसे पहले गाजीपुर में बनी थी। स्कूल गाजीपुर में सबसे पहले स्थापना हुई और उसके बाद एक लंबा इतिहास है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कैसे बनी जाकर। सबसे पहले उसकी शुरुआत जो पढ़ाई की संस्था बनी वो बनी गाजीपुर में। और मुझे याद है उस समय भी कोई प्रोफेसर हमसे मिले थे और उन्होंने बताया कि सबसे पहली संस्था वहां बनी है, थोड़ी जर्जर है। उस समय समाजवादी सरकार में 50 लाख रुपए देकर के सरकार से उसका तमाम रिनोवेशन का काम भी अपनी सरकार में हुआ था। तो शिक्षा से ही हमारा समाज और देश तरक्की करेगा, खुशहाली का रास्ता अपनाएगा। आज जब एमयू के लोग आए, हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमारे देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को, सेकुलर फैब्रिक को और हिंदुस्तानियत को हमेशा आगे रखा है। उसको और मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो एक तंत्री लोग हैं, जो संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, मन विधान से चलना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये आज आपको भरोसा दिला रहे हैं। क्योंकि गाजीपुर की बात हुई तो गाजीपुर में एक और बात हुई है। हमारे लोगों के साथ बहुत व्यवहार खराब हुआ और सरकार के इशारे पर हुआ। सरकार के लोग शामिल हैं, बीजेपी के लोग शामिल हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि हम पीडीएस समाज के लोगों के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं। सुना है बहुत सारे कानूनी और न जाने क्या क्या हो रहा है वहां पर कि कोई आ ना पाए। वहां पर कुछ नई धाराएं लग गई वहां पर, अभी कागज हम तक नहीं पहुंचा है। जब बीजेपी वाले खुद नहीं आगे कर पा रहे कुछ, तो दूसरों से पत्र लिखवा रहे हैं, उनके पीछे छिप करके। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि उस परिवार की 5 लाख की मदद करने का हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज ने कुछ पैसा जोड़ा है, कुछ पार्टी ने जोड़ा है। हम लोग उस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद करने जा रहे हैं। और कल ही हमारा फिर पुनः डेलीगेशन जाएगा। उसका नेतृत्व हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विश्वकर्मा जी करेंगे, राम आश्रय विश्वकर्मा जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा सीमा राजभर जी के साथ साथ 2 लोग और रहेंगे, हमारे विधायक साहू जी। क्या नाम है आपका पूरा? जय किशन साहू जी। और एक महिला सदस्य और हैं, रीता विश्वकर्मा जी। इन 4 लोगों को हम लोग दोबारा भेजेंगे, जिससे कि परिवार से मिलकर के और जो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हमारे समाजवादियों के साथ, वो नाम मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। फिर मौका मिलेगा मैं नाम पढ़ूंगा। यहां जितने लोग हैं वो जानते होंगे कि सरकार को कहीं मौका मिल जाए तो सबसे पहले वो हमारे अपने लोगों को ही आगे कर करके उन पे गंभीर धाराएं लगाते हैं। वो लोग हैं, नहीं है, रहे वहां नहीं रह रहे हैं। बड़े पैमाने पर ही नाम हमारे ही सबके जोड़ दिए गए हैं। एक लंबी सूची है। और जो लोग असली पत्थरबाज थे, जो खुद पत्थर इकट्ठा किए हुए थे, सुनने में आया कि असले भी इकट्ठे थे। सुनने में आया कि उन पे गंभीर धाराएं हैं, इतनी गंभीर धाराएं जिनकी हम आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और खुले हम चुनौती दे रहे थे कि कोई घुस करके दिखाए। सुना है सोशल मीडिया पे कुछ इमेजेस भी बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार के लोग ऐसे लोगों का भी संज्ञान लेंगे कि जो तस्वीर बनाएंगे उनके खिलाफ भी एफआईआर लिखाएंगे। अगर हम लोग कुछ ट्वीट कर दें, लिख दें, तो तुरंत एफआईआर हो जाती है। सुना है कि समाजवादी पार्टी पे एक और एफआईआर हो गई है सोशल मीडिया पर। अभी सच्चाई नहीं पता है मुझे। इसलिए अगर कोई और इमेज बना रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, आखिरकार उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हो रही है? उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? असली पत्थरबाजों को क्यों सरकार बचा रही है?
तो इसलिए हमारा कल डेलीगेशन जाएगा, उस परिवार से मिलकर के आएगा और जो वो परिवार चाहेगा उसके न्याय के लिए हम समाजवादी लोग लगातार लड़ते रहेंगे। दूसरा, अभी जो बेटियां जिनको सम्मानित करने का मुझे मौका मिला, मैं सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो टॉपर्स हैं, अपने मेहनत से, अपने परिवार के लोगों के सहयोग से, टीचर्स की गाइडेंस में उन्होंने न केवल अपना नाम रोशन किया है बल्कि पूरे परिवार को सम्मान दिलाने का काम किया। ऐसे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथ ही में हमारे जीतू अभी अभी चुनाव जीते हैं अधिवक्ता का, इनको और इनके सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब प्रेस खत्म होने लगेगी तब यहाँ आप आओगे तब मुबारकबाद देंगे। दिया जा रहा है, बिजली नहीं भर पा रहे हैं, जो सब्सिडी मिल रही थी वो भी नहीं मिल पा रही है, इसलिए बुनकर वर्ग काफी परेशान है। अभी गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था। विजन इंडिया के तहत जो लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें इस बार किसान परेशान क्यों, पीड़ित क्यों, उसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा की। उससे पहले कई एक्सपर्ट, कई एग्रीकल्चर को समझने वाले उन्होंने सुझाव दिए हैं और कई सुझाव हम लोगों को ऐसे मिले हैं, सरकार बनने पर अगर उन पर काम हो जाए तो हमारा किसान खुशहाल होने लगेगा। उसी तरह एक सबसे बड़ा फैसला हम लोगों ने लिया कि अक्सर ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान अपने भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहा है और खासकर गन्ने वाला किसान। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर 24 घंटे के अंदर किसानों के गन्ने का भुगतान कराने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा और उस व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे वो भी तय कर दिया है कि सरकार बनने पर कॉर्पस फंड होगा फार्मर्स का 15,000 करोड़, सीधा सीधा भुगतान होना शुरू हो जाएगा। और उसी तरीके से हम बुनकर भाइयों का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बहुत सारे साथियों को याद होगा, नेताजी और समाजवादी सरकार में उनको फ्लैट रेट से बिजली उपलब्ध होती थी, उनके मार्केटिंग के लिए इंतजाम हो गया था, उनको अपना सामान ला करके बाजार में कैसे मुनाफा मिले उसके लिए भी कई स्थान बना दिए थे। शिल्पग्राम लखनऊ में बना था, नोएडा में बना था, कारपेट बाजार भदोही में बना, गाजियाबाद में बनना शुरू हो गया। भविष्य में बुनकरों की समस्याओं का समाधान करते हुए और उनको कैसे आर्थिक रूप से आगे बढ़ाएं उस दिशा में हम लोग अपना कार्यक्रम बना करके लागू करेंगे। कोई बात नहीं, हमारे डेलीगेशन को जाने दो। नई डेलीगेशन को जाने दोगे तो फिर हमारी तारीख तो तय है ना। और हमारा संघर्ष उस परिवार को न्याय मिले। आखिर क्या पुलिस क्या छुपाना चाहती है? मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आ गई है, लेकिन मनी मन लोग संतुष्ट नहीं है उससे को लेकर के। अगर आप तस्वीर देखो उस बेटी की तो आप भी संतुष्ट नहीं होंगे जो कहानी बताई जा रही है। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो जा रहे हैं, कम से कम बेटी की तस्वीर तो देखते हैं। ये जो महिलाएं सड़कों पर उतार रहे हैं, आंदोलन करा रहे हैं, कम से कम वो तस्वीर तो देखें बेटी की। कोई राज्यसभा की सांसद है, वो चिट्ठी लिख रही हैं कि हमारे आने से वहां पर कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्या वो बेटी की तस्वीर नहीं देखती? और जो मेडिकल साइड है, क्या उन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चीजें भी शामिल की गई कि नहीं की गई हैं? अगर गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने कुछ शक किया तो क्या पोस्टमार्टम में उन चीजों की जांच हुई है कि नहीं हुई है? जहां बेटी मिली वहां तो 2 फीट पानी भी नहीं है गंगा में।
वो देखा मैंने, ये लगातार यूपी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाओं पर, बेटियों पे, लड़कियों पे इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। और इसलिए बढ़ी हैं कि मुख्यमंत्री जी यहां रुकते ही नहीं हैं, उनके साथ ही सब चले जाते हैं कहीं। और आखिरकार जो सरकार दावा करती थी वुमेन सिक्योरिटी की, लड़कियों की सिक्योरिटी को, वो क्यों खोखली साबित हो रही है? डॉक्टर वर्तिका आगरा अपने हॉस्टल में मृतक पाई गई, लखनऊ की निवासी। अभी मेरी जानकारी में नहीं है। अभी देखना कुछ दिनों बाद पूरी बीजेपी धरने बैठ जाएगी। और एक बार आपको याद होगा, विधानसभा में विधायक बैठ गए थे धरने पर। सर, गौरीगंज का एक वीडियो आपने ट्वीट किया है, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ कुछ भाजपाई उनको हटा रहे थे। भाजपा वालों से मेरा निवेदन है कि आग लगाना बंद करें। आग लगाने से खुद कईयों का बहुत नुकसान हुआ। 2 खबरें तो आई हैं, बाकी खबरें नहीं आई हैं, आप ही लोगों ने दबा दी है लगता है। बहुत से लोग जल गए उसमें। और महिलाएं कह रही है बीजेपी की, इतनी गर्मी में उन्हें बाहर लाया जा रहा है, वो महिलाएं खुद कह रही हैं कि अगर बीजेपी को आरक्षण देना था तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, जो अभी जो संख्या है। सोचिए आप, बीजेपी की खुद ही महिलाएं कह रही हैं कि ये आरक्षण अगर लागू करना था हमारे लिए तो अभी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं, क्यों देरी कर रही है, क्यों डिलिमिटेशन से लिंक किया। इसका मतलब बीजेपी के लोग सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष को बदनाम करने के लिए और वोट पर नजर रखते हुए जानबूझ करके इस तरह का वो लेकर के आए थे। जानते थे कि लोकसभा में उनके पास बहुमत नहीं है और बंगाल में जमानत जब्त न हो जाए, इसलिए उनके एमपी 4 दिन प्रचार न कर पाए और बुला लो वहीं पर। और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि उनकी खुद की महिलाएं जल गई हैं, इलाज हो रहा है कईयों का। ये तो प्रिकॉशन लिया उन्होंने अपनी महिलाओं के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशन। सुना है कि किसी को बहुत नुकसान हो गया है। और याद रखना, जलने वाला कभी ठीक नहीं होता है। ये विपक्ष की तैयारी करते करते ये भी नहीं जानते पुतला कैसे बनाया जाता है। अभी हमारे विधायक और सब लोग बैठ के तय करेंगे। 28 अप्रैल को महिला सम्मान करने जा रही बीजेपी काशी में, जिसमें नितिन नवीन पहली बार ऐसी जनसभा में पहुंचे। अभी सरकारी कार्यक्रम होगा उनका, अपना करेंगे सरकारी कार्यक्रम। लेकिन आंकड़े तो ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। मान लीजिए आज जिन बच्चों को हमने सम्मान किया तो इसीलिए सम्मान किया कि उन्हें नंबर इतने आए हैं। आप लोग भी तो अपनी टीआरपी देखते हो ना, नंबर में देखते हो, एक आकलन तो करते हैं ना आप लोग, टीआरपी इतना है, व्यूशिप इतनी है, हमारा ये वायरल हो गया वीडियो, तो कुछ तो है ना, आंकड़े तो है ना, मानक तो है ना किसी चीज का। अब आप सोचिए, जो आंकड़े बताते हैं देश में, वो सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही और महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में होती तो अभी आरक्षण दे देते हैं। उन्हें पता था कि बिल पास नहीं होगा, इसीलिए रात में नोटिफाई कर दिया था। आपको नहीं पता ये बातें क्या? आप भी तो कहा करो कि वो महिला आरक्षण तो पास हो चुका है, अगर ये लागू करना चाहे तो अभी लागू कर सकते हैं, अगले चुनाव में लागू हो सकता है। रवि किशन जी बोले हैं कि 4 मई के बाद से पूरे भारत भर से मछलियां बंगाल में लाई जाएंगी और 4 गुना मछलियां लोग और स्वीटिंग कर रहे हैं। वो वेज मछली होगी कि नॉन वेज मछली होगी? क्या बीजेपी पर आप भरोसा करते हो?
क्यों ये बात कहते हैं, क्यों अपना चैनल चलाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। उन्हें खुद पता है कि कौन है गुंडा। पीड़ित पूर्व भाजपा नेत्री एसपी से मुलाकात की है। उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर आरोप लगाए हैं। शारीरिक संबंध का दबाव बनाने का आरोप है और महामंत्री जयपाल पर फोन पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। किसने भेजा व्हाट्सएप तुम्हें? क्या है सवाल? ये सवाल क्या है? मुझे जानकारी में नहीं है। कहाँ पे? एक मोहनलालगंज सवाल चल रहा है, आपको बता ही लीजिए। नहीं, किसने आरोप लगाया? बीजेपी में? बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मोहनलाल कुशवाहा पर आरोप लगाया, जो कि बीजेपी में जिला अध्यक्ष। ये कौन सी नई बात है बीजेपी में? ये तो बहुत से आरोप लगते हैं बीजेपी पे। बीजेपी पे कई लोग लगा चुके हैं आरोप। हैं? ये जानते नहीं है। देखिए, बीजेपी को ये नहीं पता था कि नाइट विजन कैमरे भी होते हैं, सीसीटीवी। प्रदेश पार्टी लगातार मास्क लगाकर अखबारों में छापा मारते हैं, लेकिन उनकी विधानसभा में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हमने प्रवेश किया तो कहीं पर पानी आ नहीं रहा है। आज मैं खबर पढ़ रहा था कि कोई इलाज के लिए जाना था जिसको एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया। बताइए, उसकी जान चली गई। बताइए, ये हालत है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग का इलाज कब होगा? स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है, और जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक स्वास्थ्य विभाग सुधरेगा नहीं, उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा। सर, उत्तर प्रदेश में किसानों की खाद को लेकर अभी से खाद की बड़े पैमाने पर संकट होने जा रहा है, और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल, पेट्रोल, खाद सब महंगा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमें आपको महिला आरक्षण मूल्य दिला देंगे और धीमे से रेट बढ़ा देंगे। और जबकि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के ही जागरूक पढ़ी लिखी महिलाएं कह रही कि हमें गर्मी में क्यों उतार दिया सड़कों पर। जब आरक्षण पास हो चुका है तो लागू क्यों नहीं कर रहे? 29 से लागू कर दें। आप खुद जानते हो पास हो चुका है। ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि आप माहौल खराब करने के लिए जा रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी से उस डेलीगेशन में सीमा राजभर भी जा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा। वो जवाब देंगे उनका। वन विभाग से सवाल है कि वन विभाग ने कहा है कि बंदरों के आतंक से जो क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है, वहां बंदरों को मारने की इजाजत दे दी जाएगी। क्या सर ये निर्णय बंदरों की हत्या करना, सरकार के पास बड़ा संसाधन होता है और सारे विकल्प नहीं, बंदर का नुकसान नहीं करना चाहिए। बंदर से हम सब परेशान हैं। समझदार को इशारा काफी है। मैं नंबर नहीं बता सकता। बनारस में भीड़ में व्यापारी को पीट के मार डाला सर, और आदरणीय अभी कलकत्ता में प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था का दावा करते रहते हैं सर, और भीड़ जो है व्यापारी को पीट के मार डाली है बनारस में। उत्तर प्रदेश में अभी वनस्पति आ रहा था नेपाल से। कितने किलो? इतना किलो आ रहा था वनस्पति जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरी सरकार में कुछ न कुछ ऐसा ही है वनस्पति का, जिसकी वजह से कोई ध्यान नहीं दे रहा लॉ एंड ऑर्डर पे। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा हुआ उन्होंने केवल स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नहीं पढ़ा था। और सोचो अगर पढ़ लिया होता तो क्या बोलते हो। अभी तो केवल स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा ना उन्होंने, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ लेते तो क्या बोलते। शास्त्री ने शिवाजी को लेकर के नागपुर में बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने माफी मांगने का कहा, मेरी कुंडली में ही विवाद दिखा है। अब मत बुलवाइए, मैं जीतू यादव को बुलाता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ
और हमारे प्रोफेसर्स एएमयू के जितने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारा कल डेलीगेशन जा रहा है, फिर आगे रणनीति तय करेंगे क्या करना है। अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखा है जज को, कह रहे हैं कि उनकी आइडियोलॉजी जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, मैं इन पर्सन उनकी कोर्ट में लॉयल्टी को अफेयर नहीं करूंगा, उससे फिर नया रास्ता चुनूंगा। किस चीज के लिए? जज का आरोप लगा रहे हैं कि वो जज जो है जस्टिस मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं। किशोर जी धरने पर बैठे थे, मालिया पार्टी का जो नाम हटा दिया गया, जो हटा गया, उसको मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे कोई आंदोलन नहीं पता लगा, कहां आंदोलन चल रहा है। आप लोग हाईलाइट करिए खूब, अपने अपने चैनलों पर चलाइए खूब, तो हाईलाइट होगा। बहुत धन्यवाद आपका प्रेस के साथियों का।